हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके 16 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण के बहुविकल्पी वाले प्रश्न और रस छंद अलंकार। तो टोटल आपके 16 नंबर कंप्लीट होने वाले। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस बात की गारंटी, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते 18 फरवरी को इसी वीडियो से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो व्याकरण में एमसीक्यू क्वेश्चन है इन्हीं वीडियो से बनेंगे और रस छंद अलंकार की ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए। एमसीक्यू से लेके आपके निबंध तक सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दी। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी भी टाइम है 2 दिन का। 2 दिन में आपको वो पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लेनी। इस बात की गारंटी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पूरी प्लेलिस्ट अगर आप वो पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप 80 प्लस बहुत ही 85 प्लस बहुत ही इजी स्कोर कर लेंगे। बस आपको उन प्लेलिस्ट में जो भी हमने क्वेश्चन करवाए उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। 90 प्लस भी स्कोर कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 एमसीक्यू आते हैं, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सारे शब्द युग्म इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में हम आपको करवा देंगे। इस बात की गारंटी, ये 10 नंबर जो व्याकरण वाले क्वेश्चन के, ये इसी वीडियो से 18 फरवरी को कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाएं सारे आपको याद कर लेना। इसी वीडियो में हम आपको याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है अनल और अनिल। ठीक है, इसका आपको शब्द युग्म ढूंढना है। तो आपको एक शब्द का भी अगर आपको अर्थ पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अनल का एक मतलब होता है आग। ठीक है, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु या हवा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपको एक का भी पता है, जैसे आपको पता है अनल का मतलब क्या होता है आग, तो अगर पहले वाले ऑप्शन में आपको आग कहीं दिख रहा है तो सही है, वरना तो ये गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, अनल का मतलब आग मतलब अग्नि, तो पहले वाले ऑप्शन में अग्नि, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे शब्द का जो अर्थ है वो है अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु, तो खा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना होगा। अगर आपको दोनों का पता है तो सही है, अगर एक का भी पता है तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनल और अनिल का शब्द युग्म हो जाएगा अग्नि और वायु। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट, अगर हम आपको 10 शब्द युग्म वाले क्वेश्चन करवाएंगे और इन्हीं में से 18 फरवरी को छपेंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से 18 फरवरी को छपेंगे। ठीक है, तो ये शब्द युग्म आप इस वीडियो में याद कर लीजिए। दूसरा है अंबुज और अम्बुद। अंबुज का मतलब होता है कमल। ठीक है, अंबुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल, तो खा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अंबुज का मतलब होता है बादल और इसका अम्बुद का मतलब होता है बादल, अंबुज का मतलब होता है कमल, तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है तीसरा अंश और अंश। इस अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक है, जिसमें सा से सपेरा है, इस अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब है खंड या हिस्सा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा या खंड और जिसमें सा से सपेरा है उसका मतलब होता है कंधा, तो इसका गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 4 अम्ब और अम्बु। अम्ब का मतलब होता है माता। ठीक है, अम्ब का मतलब होता है माता, तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में माता नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, इसमें माता है और इसमें माता है। और इस अम्बु का मतलब होता है पानी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पानी, तो इसमें पिता है, ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। खा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 भवन और भुवन। भवन का सभी को पता हो कि भवन को हम लोग घर कहते हैं। भवन का मतलब घर, तो घर जिसमें भी दिख रहा हो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो किसी में नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन
कट गए। तो इसका आपको पता चल गया कि यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि भवन का मतलब होता है घर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। और भुवन का मतलब होता है संसार। फिर भी आपको याद रखना है कि भुवन का मतलब होता है संसार। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सकल और सकल। सकल, इस सकल जिसमें सा से सपेरा है, इसको बोलते हैं समपूर्ण। ठीक है, इस सकल का मतलब होता है समपूर्ण, और इस सकल का मतलब होता है अंश या खंड। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंश, अंश का मतलब संपूर्ण और खंड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। सकल और सकल का जो शब्द युग्म होगा वो संपूर्ण और खंड या हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद है व्यसन या व्यसन। व्यसन और व्यसन का शब्द युग्म क्या होगा? इस व्यसन का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। ठीक है, वस्त्र, कपड़े, और इसका मतलब होता है आदत या लत। व्यसन का मतलब होता है आदत या लत। तो इसका खा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, व्यसन और व्यसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र और आदत। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्य और द्रव। ठीक है, द्रव और द्रव, इसका शब्द क्या होगा? तो इस द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। इसका मतलब होता है कि कोई पदार्थ। ठीक है, तरल पदार्थ। और इस द्रव्य का मतलब होता है धन। ठीक है, इस द्रव्य का मतलब होता है धन, और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। तो खा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरल पदार्थ और धन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अंश और अंशु। अभी हमने आपको बताया था कि एक अगर आपको अर्थ पता चल जाए तो आपको याद हो जाए। तो अंश का मतलब अभी हमने ऊपर बताया था कि अंश का मतलब होता है हिस्सा। इसका अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग कह लो। ठीक है, या खंड भी कह सकते हैं। तो भाग इसमें दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन में भाग है, ये भी ऑप्शन में भाग है, ये भी ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और अंशु का मतलब होता है किरण। तो इसमें वरुण है, इसमें सूर्य, तो ये दो ऑप्शन भी कट जाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंश का मतलब भाग और अंशु का मतलब होता है किरण। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग और किरण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। और तो तरंग और तुरंग का शब्द युग्म क्या हो जाएगा? लहर और घोड़ा। ठीक है, लहर और घोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 10 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द युग्म क्वेश्चन। अगर आप ये 10 के 10 तैयार कर लेते हैं, 101% बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 18 फरवरी को आपको शब्द युग्म से क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 4 शब्द आपको दिए जाते हैं, 4 या 5, उसमें से कोई 2 आपको लिखने होते हैं। 2 के कोई 2 अर्थ आपको लिखने होंगे। ठीक है, 4 दे रखे होंगे, उनमें से 2 लिखने होंगे, और उसके भी 2-2 शब्द आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में 12 से 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द आपको करवा दिए जाएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से फंसेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो 10 नंबर आपके व्याकरण से इसी वीडियो में बनेंगे, और 6 नंबर रस चंद्र अलंकार की ट्रिक बता देंगे, वो भी आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो चलिए अनेकार्थी शब्द को पढ़ते हैं। सबसे पहला है अंबर। अंबर का मतलब होता है आकाश और वस्त्र। तो इसके अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? अंबर के, आकाश और वस्त्र। याद कर लीजिए इसी वीडियो में, जिससे कि आपको बात को ना पढ़ना पड़े। तो अंबर का, आकाश और वस्त्र, अंबर का, आकाश और वस्त्र। ठीक है, अब नाग का क्या होता है? तो नाग का सर्प, हाथी, नागेश्वर। तो नाग का आपको एक तो पता है कि नाग को सर्प कहते हैं। ठीक है, तो नाग से नागेश्वर भी होता है। तो 2 शब्द आपको याद होगा नाग के, नाग और नागेश्वर। ठीक है, सर्प नाग, सर्प नाग, नागेश्वर, सर्प नाग नागेश्वर। ठीक है, इस टाइप से याद कर लीजिएगा। इसके बाद मित्र। मित्र का तो आपको पता हो कि मित्र को दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो 2 शब्द लिखने हो तो बोर्ड एग्जाम में याद है, और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं। फिलहाल ये 12 के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सारे आपको पढ़ लेने। इसके बाद चौथे नंबर पे है पतंग, पक्षी, सूर्य। तो पतंग का क्या होता है अनेकार्थी शब्द? पक्षी और सूर्य। ठीक है, पतंग का क्या होता है? पक्षी और सूर्य। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे है पट। पट को हम लोग पर्दा भी कहते हैं।
और वस्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो पट, पर्दा, वस्त्र। पट का क्या हो जाएगा? पर्दा और वस्त्र। इसके बाद 6 नंबर पे है काल। काल से आपको याद आ जाए कि काल को समय भी बोलते हैं, अकाल भी बोलते हैं और मृत्यु भी बोलते हैं। कहते हैं इसका काल आ गया। ठीक है, तो उसे मृत्यु भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द इसका मृत्यु होता है और समय होता है और अकाल होता है। तो काल का भी बहुत ही इजीली आपको याद हो गया, अकाल और मृत्यु या समय। ठीक है, काल का क्या होता है? अकाल, मृत्यु और समय। ठीक, इसके बाद विधि। विधि का भी याद हो जाएगा, भाग्य और विधाता। याद हो गया, विधि का क्या होता है? भाग्य, विधाता, भाग्य, विधाता। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर पे है जलज। जलज का क्या होगा? कमल, मछली, शंख, मोती। जलज का क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था कि जलज का होता है कमल और मछली, शंख, मोती। ठीक है, मछली, शंख, मोती, ये क्या है? जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। इसके बाद भुजंग। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में जलज और भुजंग पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भुजंग का सांप, सीसा। भुजंग का सांप और सीसा। पयोधर भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। पयोधर का क्या होता है? स्तन, बादल, नारियल। पयोधर का क्या हो जाएगा अनेकार्थी शब्द? स्तन, बादल, नारियल। ठीक है, तात। तात का आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, पिता कहते हैं तात को, और भाई और पुत्र। ठीक है, तो इसका जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा तात का, भाई, पुत्र और पिता। भाई, पुत्र और पिता। तात का क्या हो जाता है? भाई, पुत्र और पिता। इसके बाद 13 पे हेम, स्वर्ण। हेम, स्वर्ण। ठीक है, हेम का क्या हो जाएगा? हिम, स्वर्ण। हेम का हिम, स्वर्ण। तो ये थे 13 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक अर्थी शब्द। इन 13 को आप तैयार कर लीजिए। 100% परसों आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं अनेकार्थी शब्द में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो व्याकरण को आप आपसे मॉडल से नहीं पढ़ना, ये पूरी वीडियो आप देख लीजिए। व्याकरण के 10 नंबर लिख के ले लो, पक्के हैं आपके। ठीक है, इसके बाद है वाक्यांशु शब्द। वाक्यांशु शब्द भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में होते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है जो भी इसका राइट आंसर है। तो वाक्यांशु शब्द भी आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाएंगे, 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यांशु शब्द आपको करवाएंगे। चलिए, सबसे पहला है बहुत कम बोलने वाला। तो बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी, और जो ज्यादा बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, कम बोलने वाला अल्पभाषी, ज्यादा बोलने वाला वाचाल। ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। ठीक है, जिस जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। याद हो गया। इसके बाद जिसका वर्णन ना हो सके। वर्णन मतलब अवर्णनीय, ना हो सके। ठीक है, जिसका कोई वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जिसे कोई जीत ना सके, अजय। जिसे कोई जीत ना सके, अजय। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। 9 नंबर पे है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। और ईश्वर में जो ना विश्वास रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, विश्वास रखने वाला आस्तिक, ना विश्वास करने वाला नास्तिक। ठीक है, 10 नंबर पे है जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका जन्म ना हुआ हो, आजन्म। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। अभी हमने आपको बताया था कि बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल और बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी। ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। ठीक है, जिससे ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। ठीक है, तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यांश शब्द हैं। इन्हीं में से 18 फरवरी को छपेंगे। फिलहाल तो आपको बहुत ही इजीली आ ही जाएंगे, बहुत ही इजी होते हैं। आप इसके आंसर टिक भी कर पाएंगे। फिलहाल तब भी अगर आप ये 15 तैयार कर लेते हैं, इन्हीं में से 2 नंबर आपके कंप्लीट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा, जिससे कि याद रहे। तो जल्द ही आपको जैसी पीडीएफ आप लिखेंगे कमेंट में, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर ही पाएंगे। फिलहाल तब भी हम आपको 8 से 9 आपको वाक्यों में त्रुटि मार्जन करके दिखाएंगे। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध अशुद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती होती है उसे आपको शुद्ध करके वाक्य लिखना होगा। जैसे इसमें पहला वाला लिखा है कि एक फूल की माला लाओ, तो ये वाक्य जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना हो। इसमें लिखा है कि एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला नहीं लाओ, फूल की एक माला लाओ।
ठीक है, एक फूल की माला नहीं लाओ, ये गलत होता है। तो इसे सही करके क्या लिखेंगे, फूल की एक माला लाओ। तो ये तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आप 12th क्लास में इतना तो आप कर ही लेंगे, बाकी को शुद्ध करके तो लिख ही लेंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो ये वाक्य गलत है। इसमें कह रहे हैं कि शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बाकी शुद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ना कि शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाक्य है रोगी का प्राण निकल गया, तो रोगी का नहीं, के प्राण निकल गए। ठीक है, रोगी के प्राण निकल गए। इसके बाद है 4 नंबर पे इन बातों को तेरे से क्या लेना देना, तो ये तेरे वर्ड है, ये गलत है, तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इन बातों को तेरे से क्या लेना देना नहीं, इन बातों को, तो इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इन बातों को, इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे है मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, अनेकों कोई शब्द ही नहीं, अनेक शब्द होता, अनेकों नहीं होता, तो ये गलत है। मंच पर अनेकों नेता नहीं, अनेक नेता उपस्थित होंगे। ठीक है, 6 नंबर पे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा नहीं, अध्यापक है तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे है आपकी पुत्र सीमा बहुत बुद्धिमान है, तो आपकी पुत्री सीमा बहुत ही बुद्धिमती है, ना कि बुद्धिमान। ठीक है, आपकी पुत्री सीमा बहुत ही बुद्धिमती है। ठीक है, इसके बाद है 8वें नंबर पे मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, मैं प्रातः काल भी कह रहे हैं, समय भी बता रहे हैं, वो तो बता ही रहा कि सुबह के समय पढ़ना है, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। तो कैसे लिखेंगे कि मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ या मैं प्रातः काल पढ़ता है, पढ़ता हूँ होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। ठीक है, जब भी बुद्धिमान लड़कियों में लिखा हो तो वहां पर बुद्धिमती होगा, लड़कों के लिए यूज होता है बुद्धिमान। ठीक है, तो आपकी पुत्री सीमा बहुत ही बुद्धिमती। तो ये 8 वाक्यों में त्रुटि मार्जन हमने आपको करके दिखा दिया कि कैसे वाक्यों को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं फिलहाल, तब भी हमने 8 आपको करके दिखा दिया कि कैसे आप करेंगे। ठीक है, इनमें जो गलतियां हैं उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो ये वाक्यों में त्रुटि मार्जन भी आपके 2 नंबर कंप्लीट करवाएंगे, तो ये आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर आपके कंप्लीट होगा। अब पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, ये भी बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना होगा, अर्थ लिखना होगा और उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है, 3 से 4 दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, उन एक का वाक्य लिखना होगा और उसका अर्थ लिखना होगा। तो इसमें भी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां बता देंगे। सबसे पहला है हाथ पीले करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। वाक्य प्रयोग आप बनाकर लिख सकते हैं, रामलाल ने अत्यंत कठिनाई से अपनी पुत्रियों के हाथ पीले किए। ठीक है, या आप बोल सकते हैं श्यामलाल ने अत्यंत कठिनाई से अपनी पुत्रियों के हाथ पीले की। तो कुछ भी वाक्य प्रयोग तो अपनी भाषा में बना के लिखिए, जरूरी नहीं यही रटे। ठीक है, बस आपको अर्थ याद कर लेना। इसके बाद अपना उल्लू सीधा करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, बाकी प्रयोग आजकल के नेता वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, इस टाइप से आपको वाक्य प्रयोग कर देना। चौथे नंबर पे ईद का चांद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मुहावरे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ईद का चांद होना मतलब अधिक दिनों में दिखाई देना। बहन लक्ष्मी जब से तुम डॉक्टर बनी ईद का चांद हो गई। ठीक है, 5वें नंबर पे है 9 2 11 मतलब भाग जाना। भाग के प्रयोग क्या हो जाएगा, चोर पुलिस के देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे है अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, मतलब अपनी प्रशंसा करना। आजकल के नेता अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने में गर्व का अनुभव करते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे है आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। मतलब इसका बाकी प्रयोग क्या हो जाएगा, कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारियों पर आग बबूला हो उठा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वाक्य प्रयोग कर देना है, रटना नहीं, अपनी भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। जरूरी नहीं यही हमने करा तो आप भी यही छाप लें, थोड़ा तो दिमाग आप लगा ही सकते हैं। इसके बाद 7 हमने आपको मुहावरे बता दी। अब यह 2 से 3 लोकोक्तियां, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसका वाक्य प्रयोग आपको खुद से करना होगा। इसके बाद एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दोहरा लाभ, इसका भी वाक्य प्रयोग खुद करना, जैसी करनी वैसी बननी, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे और
लोकोक्ति हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो 10 नंबर तो आपके व्याकरण में कंप्लीट होगा। ठीक है, हमने आपको क्या क्या करवाया, शब्द युग्म, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में अनेकार्थी शब्द, 2 नंबर में वाक्यांश शब्द, 2 नंबर में वाक्यों में त्रुटि मार्जन और 2 नंबर में मुहावरे और लोकोक्ति। तो 10 नंबर आपके व्याकरण में जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसके तो आपके कंप्लीट हो। एंड टाइम में अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते, 2 दिन बचे हैं और व्याकरण में आपके 10 नंबर कंप्लीट हो गए। बस इन सभी क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एक बार फिर से देख लेनी जब पेपर देने जाने से पहले। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको फिर से एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रस छंद अलंकार। 2-2 नंबर की परिभाषाएं आती, 2 नंबर में रस की आती, 2 नंबर में छंद की आती है, 2 नंबर की आपकी अलंकार से आती है। ठीक है, रस में आपको कौन कौन सी पढ़नी है, तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट है। पहली हास्य रस, करुण रस और वीर रस, और एक आपको और पढ़ लेना है श्रृंगार रस। ये 4 रस की अगर आप परिभाषा पढ़ लेते हैं 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा है हास रस की। हास रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वहां हास रस होता है या हास रस की उत्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे परिभाषा को याद करने में, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको लिख देना हास रस का स्थायी भाव हास है। इसके बाद किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास रस होता है। ठीक है, बस 2 मिनट आपको ये परिभाषा याद करने में लगेगा। इसके बाद एक हास वाला आपको उदाहरण लिख देना, जैसे हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, इतना लिख देना। 2 नंबर में आता है उदाहरण, जरूर से जरूर आपको लिखना, क्योंकि 1 नंबर आपका परिभाषा का होता है और 1 नंबर आपका उदाहरण का होता है। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो आप इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं, अच्छा लगे अगर आपके पास समय हो तब। ठीक है, वरना तो आप उदाहरण परिभाषा लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ स्पष्टीकरण लिखें तो आप लिख दीजिएगा। जैसे इसमें स्थायी भाव क्या है, हास है। विभाव और आलंबन क्या है, विकृत व्यक्ति। अनुभाव क्या है, हंसना। और संचारी भाव क्या है, हर्ष और चपलता। इस टाइप से आप स्पष्टीकरण भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी है करुण रस की परिभाषा। करुण रस की परिभाषा क्या है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताएं कि परिभाषा आप कैसे याद करें। हास रस की परिभाषा तो आपको यही याद करनी है। ठीक है, अब करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस की ये 3 परिभाषा आपको एक परिभाषा से ही याद हो जाएगी। क्या ट्रिक है, जैसे आपने करुण रस की परिभाषा लिखी तो इसमें करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसमें से आपको बस यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे आपको लिख देना है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, रति। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती। इतना आपको कर देना, बस आपको 3 परिभाषाएं एक ही साथ याद हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वीर रस की परिभाषा, तो वीर रस की परिभाषा कैसे लेंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। बस आपको क्या करना है, आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए। हास रस की परिभाषा तो आपको यही याद करनी है, बाकी ये 3 परिभाषाएं वो एक परिभाषा से आपको याद हो जाएगी। जैसे अगर श्रृंगार रस आ गई तो श्रृंगार रस लिख दिया यहाँ पे, वीर रस आ गया तो वीर रस की लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको परिभाषा याद रखना है। तो करुण रस की परिभाषा, करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस में मतलब दुख वाला थोड़ा आपको एक उदाहरण लिख देना। ठीक है, तो हमने लिख दिया, पिता के वध की खबर सुन राम मूर्छित हो गए, अश्रु भय और हृदय कांपा, वचन मुख से ना निकले। ये आपको उदाहरण लिख देना। इसके बाद लिख देना कि इस उदाहरण में राम के दुख, आंसू और मूर्छा की स्थिति करुण रस को प्रकट करती है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें, समय हो तभी आप स्पष्टीकरण लिखें, वरना तो आप मत लिखिएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर काफी बड़ा होता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे होते हैं। बाकी के 15 मिनट आप जो टीचर वगैरह साइन करवाती हैं पेपर पढ़ने में, तो इन सब चीजों में निकल जाता है। ठीक है, तो लगभग आपके पास 3 घंटे ही होते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो ही आप ये स्पष्टीकरण लिखें, अन्यथा आप सिर्फ उदाहरण और परिभाषा ही लिखें। ठीक है,
तो इसमें अगर स्पष्टीकरण लिखना होगा ये चीजें लिखनी होंगी, स्थायी भाव बताना, विभाव बताना, अनुभाव बताना, संचारी भाव बताना। स्थायी भाव क्या है, शोक मतलब दुख। विभाव क्या है, दुखद का पात्र और स्थिति। अनुभाव क्या, आंसू बहाना, ठंडी सांस लेना, सिर झुकाना। इसके बाद संचारी भाव क्या, निराशा और व्याकुलता, उदासी। ये क्या है, संचारी भाव। ठीक है। अब है वीर रस की। अभी हमने आपको ट्रिक बता दी, क्या करना है, सिर्फ चेंज कर देना है। यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। बस इसके बाद वीर रस का उदाहरण लिख देना। जैसे वीर रस का उदाहरण सबसे पहला बहुत ही इजी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये क्या है, वीर रस का उदाहरण। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। तो ये दो उदाहरण आप याद कर लीजिए, इनमें से कोई आप एक उदाहरण लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद इसमें भी स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, स्थायी भाव लिख दीजिए, विभाव लिख दीजिए, अनुभाव लिख दीजिए। बस इसमें स्पष्टीकरण इसी टाइप से आपको लिख देना है। इसका स्थायी भाव क्या है, हास है, मतलब सॉरी उत्साह है, तो इसी टाइप से आपको स्पष्टीकरण लिख देना है। अब हम देखेंगे अलंकार। अलंकार में 5 से 6 परिभाषाएं आपको पढ़ लेनी, क्योंकि अलंकार में 7 से 8 परिभाषाएं, उसमें से आपको 5 से 6 तैयार कर लेनी। सबसे पहली उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको 3 करवा देंगे, बाकी 2 से 3 आपको अपने मॉडल पेपर से तैयार कर लेंगे। जैसे श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, ये आपको अपने मॉडल पेपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में उपमेय जिसकी लिए क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। और उपमान क्या होता है, उपमेय के साथ जिसकी तुलना की जाती के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारणता। ठीक है, ये उपमा की परिभाषा। बहुत ही इजी। उपमा क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, ठीक है, वो उपमा होता है। और उपमान, उपमा की जिसके साथ तुलना की जाती है। के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा, आप इजिली से याद कर पाएंगे। इसके 4 कथन अंग होते हैं, उपमा, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। बस इसके बाद आपको उदाहरण लिख देना। उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से। ये क्या है, उदाहरण है किसका, उपमा अलंकार। ठीक है। अब इसमें आपको स्पष्टीकरण करना होगा, क्योंकि अलंकार में अगर आप स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसमें आपको स्पष्टीकरण करना होगा। ठीक है, मेन है। तो उपमा क्या है, हरिपद, ठीक है, जिसके लिए क्या दी जा रही, उपमा दी जा रही। उपमान क्या है, जिसकी उपमा के साथ तुलना की जाएगी। हरिपद कोमल कमल से। अब कमल क्या है, कमल जो है, कमल क्या है, उपमान है। ठीक है, और कोमल क्या है, साधारण धर्म है। और वाचक जो है वो से है। तो इसमें जो हरिपद है वो उपमा है, कोमल जो है वो साधारण धर्म है, और कमल जो है वो उपमान है। ठीक है, तो ये है उपमा अलंकार की परिभाषा। स्पष्टीकरण आपको जरूर करना है, अलंकार में इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख देना, कानन कठिन भयंकर भारी घोर गामहिम बारी बारी। इसमें जो का वर्ड है वो बार बार आ रहा है, भा वर्ड आ रहा है, ठीक है, घा वर्ड आ रहा है और बा वर्ड आ रहा है। तो जो वर्ड बार बार आ रहा है उन्हें आपको उदाहरण में लिख देना। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, इस उदाहरण में का, भा, रा, घा, मा अक्षर अधिक बार आए। ठीक है, वह अनुप्रास अलंकार। इस टाइप से आपको इसका स्पष्टीकरण लिख देना। तो ये बहुत ही इजी परिभाषा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये तो आपको इसी में याद हो गई, बस आपको उदाहरण अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है यमक अलंकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। यमक अलंकार क्या है, इसमें भी बहुत इजी। इसमें एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द जो होता है वो 2 या 2 से अधिक बार आता है, पर उन दोनों ही शब्द का जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिखा, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक के लिए। अब इसमें जो घटा वर्ड आ रहा है वो 2 बार आया। ठीक है, एक काली घटा का, घमंड घटा। एक घटा का वर्ड होता है बादल। ठीक है, और इस घटा का मतलब, एक घटा का मतलब होगा घट गया। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखना होगा, स्पष्टीकरण में लिखना होगा कि इस उदाहरण में घटा शब्द जो है वो 2 बार आया और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न। ठीक है, एक जो घटा का वर्ड है वो है बादल, और दूसरा घटा का वर्ड है घट गया या कम। ठीक है, तो काली घटा मतलब
काला बादल, घमंड मतलब घमंड घटा, तो घमंड घटा मतलब कम, ठीक है, एक घटा का मतलब कम है, एक घटा का मतलब बादल। तो यहाँ पर आप कोई सा भी उदाहरण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला उदाहरण लिखा है, इसमें घटा शब्द 2 बार है, दोनों घटा शब्द का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न। तो यमक अलंकार भी बहुत ही इजी परिभाषा है। क्या है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, यमक अलंकार होता है। बस, ठीक है, इतना आपको लिख देना। तो ये परिभाषा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 परिभाषा करवाई, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। बाकी आपको 2 से 3 अपने मॉडल पेपर से तैयार कर लेनी, जैसे श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट, इन्हें भी आपको एक बार देख लेना। श्लेष वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे आपको मॉडल पेपर से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे छंद। छंद में आपकी 4 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें से आपको 3 पढ़ लेनी, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट है, 4 में से 3 आपको पढ़ लेनी है। चौपाई, ठीक है, उसके बाद दोहा और सोरठा, ये 3 आपको तैयार कर लेनी है। कुंडलियां ज्यादा मतलब पूछी जाती है, पर अगर आप 3 कर लेते हैं तो 3 में से आपका एक तो जरूर फंसेगी जो आपको आती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चौपाई। चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, मतलब 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु मतलब ये, ठीक है, इसे हम लोग गुरु बोलते हैं। तो अंत में 2 गुरु होने चाहिए, ठीक है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इसमें चौपाई में आप सबसे इजी उदाहरण क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा। तो उदाहरण में आपको चौपाई में ये लिख देना, सबसे इजी उदाहरण है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, वरना तो आप ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमय पर मुरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, ठीक है। तो इसमें आपको ये लिख देना। अब मेन होती मात्राएं। मात्राएं कैसे लगाना है? तो मात्राएं में कुछ नहीं, इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ और इसे बोलते हैं लघु, ठीक है। और इस मात्रा को गिनते हैं 2, इस मात्रा को गिनते हैं 1 बार, ठीक है। जैसे अगर ये कहीं लगी होगी तो इसे 2 बार में गिनेंगे और इसे 1 बार में, ठीक है। और ये जो मात्रा लगती है बड़ी मात्रा पे लगती है, जैसे बड़ी की मात्रा, बड़ू ऊ की मात्रा, ओ से ओखली वाली मात्रा, औ से औरत वाली मात्रा, तो इन मात्राओं में ये वाली मात्रा लगेगी। और जो लघु लगता है वो लगता है बड़े आ का डंडा, ठीक है, छोटी की पाई, छोटू से उल्लू वाली मात्रा, ठीक है। तो छोटी मात्राओं पे लघु लगता है, बड़ी मात्राओं पे दीर्घ लगता है, ठीक है। कैसे लगेगा? जैसे यहाँ पे लिखा है दीर्घ, ठीक है जी, दीर्घ, तो यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है तो यहाँ पर दीर्घ लगेगी। दा और उ, यहाँ पे क्या लगेगा? ये लगेगा, क्योंकि ये सिंगल है तो यहाँ पर लघु लगी। यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि छोटू की मात्रा, यहाँ पर भी लघु लगेगी क्योंकि छोटू की मात्रा है। यहाँ पर पदम लगेगा, यहाँ पे क्योंकि मात्रा नहीं है तो लघु लघु लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि ये वाली मात्रा कब लगती है और ये वाली मात्रा कब लगती है। अब इसमें देखना है कि इसमें 16 मात्राएं हैं या नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो इसे कितना गिनते हैं? 2, 2 और 2 4 6, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 4 16। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए। और लास्ट में ये भी याद रखना है 2 गुरु होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी चेक कर ले रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, ठीक है। इसके बाद 3 5 और 8 2 10 12 और 4 16, इसमें भी 16 है। और इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 6 8 10 2 12 4 16, इसमें भी 16 है। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मात्राएं लगानी और चेक भी करनी है, ठीक है। अब अगली है दोहा। दोहा क्या है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उदाहरण हमने लिख दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये भी लिख सकते हैं। और दोहा में आप हनुमान चालीसा का जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तो दोहा में आप ये भी उदाहरण लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख दीजिएगा। तो अगर आपको याद ना आ रहा हो तो दोहा में आप क्या लिख देंगे? हनुमान चालीसा का दोहा लिख देंगे, श्री गुरु चरण वाला, ठीक है। और चौपाई में जय हनुमान ज्ञान लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण ना याद हो आपको, दोहा
और चौपाई में यही लिख देंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया है रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें जो पहला ये 4 चरण है, एक ये चरण है, ठीक है, एक ये चरण है, एक ये चरण है और एक ये चरण। इसमें कह रहा है पहले और तीसरे वाले चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें कितनी मात्राएं लगी। तो अभी हमने आपको बताया था ये किस में लगेगा, जो दीर्घ लगेगा वो बड़ी की मात्रा में लगेगा और लघु लगेगा छोटी मात्रा में या जिनमें मात्रा नहीं लगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मात्रा नहीं लगी तो लघु लगेगा, इसमें मात्रा लगी छोटी की लघु, इसमें नहीं लगी इसमें लगी, तो इसमें चारों में क्या लगेगी, लघु लगेगी। ठीक है, अब इसमें बड़ा आ की मात्रा है तो दीर्घ लगेगा, बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों में दीर्घ लगेगा। इसके बाद बड़ा की मात्रा फिर से तो लघु लगेगा, छोटी की मात्रा दीर्घ लगेगा, छोटी की मात्रा में लघु लगेगा। इसमें ए की मात्रा है तो क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। तो आप देख लेते हैं कि पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, 4 4 8 और 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13। तो इस पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। अब देख लें तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में चेक कर लेते हैं। 4 हो गई, पानी में देखिए कितनी लगी, दीर्घ लगी, क्योंकि बड़े आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा तो दीर्घ लगेगा। ठीक है, 4 5 और 6 7 8 8 और 5 13, तो इसमें भी कितनी है, 13 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें देख लेते हैं 11-11 है, तो इसमें 2 4 6 8 और 3 8 3 11, तो इसमें 11 मात्राएं हैं। ठीक है, 4 6 8 और 3 11, तो इसमें भी 11 मात्राएं हैं। तो दोहा में जो होते हैं वो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये है दोहा की परिभाषा। दोहा में अगर आपको उदाहरण ना याद आ रहा हो तो श्री गुरु चरण वाला आप लिख दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको मात्राएं अच्छे से लगानी आनी चाहिए। इसके बाद है सोरठा। सोरठा भी बहुत ही इजी है। सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। यह भी एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब हम क्योंकि दोहा का ये उल्टा होता है तो हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। इसमें उदाहरण लिख दिया, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए मोती मानस चून, पानी गए न उबरे। ठीक है, इसमें पहले और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11-11। दूसरे और चौथे चरण में इसमें 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो इसमें तो चेक कर चुके हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। पहले और इसमें आपको ये याद रखना है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये था छंद। इनमें आप तीनों ये परिभाषाएं तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, ये 3 परिभाषाएं आपको पढ़ लेनी है, चौपाई, दोहा और सोरठा। तो आई होप आपको अच्छे से छंद भी समझ में आ गए होंगे। सबसे मेन आपको बस ये याद रखना है कि जो दीर्घ है वो बड़ी मात्राओं पे लगता है और जो लघु है वो छोटी मात्राओं पे लगता है। ठीक है, बस आपको याद रखना, लघु जो है जिनमें मात्रा नहीं लगी हो उसमें लगेगा, और जिसमें छोटू की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा जिसमें लगी हो उसमें क्या लगेगा, लघु के लगेगा, बाकी सब में दीर्घ लगेगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके 16 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, रस छंद में आपको हमने जितनी परिभाषाएं बताई हैं इतनी आपको सब पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी तो हमने करवा दी, बस आपको छंद में अलंकार में आपको 2 परिभाषाएं पढ़ लेनी है, एक श्लेष अलंकार और एक उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्योंकि वो 2 इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी वीडियो जाती तो वो 2 आपको मॉडल पेपर से पढ़ लेनी, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और बाकी हमने रस में आपको ट्रिक बताई दी है कि कोई भी परिभाषा आप आए, बस आपको क्या पता होना चाहिए, हाँ साहब वो स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, बाकी आप पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। बहुत ही कम समय बचा है तो इसलिए जल्दी से जाकर वो पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए।
ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।